कल बच्चों हमने उत्पादन फलन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, क्या मतलब होता है उसका, और एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, उत्पत्ति ह्रास नियम, ठीक। उत्पत्ति ह्रास नियम। और क्या पढ़ा था हमने, उत्पादन फलन। उत्पत्ति के नियमों को उत्पत्ति ह्रास नियम कहा जाता है। और आज हम पढ़ेंगे सम उत्पाद वक्र। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा सम उत्पाद वक्र। लेकिन उससे पहले जरा सा हम जो कल पढ़ा था उसको हम हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि उत्पादन फलन क्या होता है। कोई फंक्शन है, ठीक है ना, y जो है वो प्रोडक्शन है, फंक्शन है ये किसका, कुछ इनपुट्स का, मान लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और फिर कुछ और जैसे कंज्यूमर टेस्ट, डिमांड, समथिंग कुछ और जोड़ सकते हैं इस तरह से। इसका मतलब ये होता है कि ये उत्पादन के साधन है। जब इन उत्पादन के साधनों को बदला जाता है तो उसकी वजह से उत्पादन में बदलाव आता है। और ये प्रोडक्शन फंक्शन हमें ये बता देता है कि जब उत्पादन साधनों की मात्रा इतनी 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 होगी तो कुल मिला के प्रोडक्शन कितना होगा। और ये इंजीनियर्स लोग हमको उपलब्ध कराते हैं आमतौर पे। एक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट है और ये फिजिकल वर्ल्ड से एक तरीके से उत्पन्न होती है। तो उत्पादन फलन जो है वो बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। उत्पादन फलनों का काम ये होता है कि दिए हुए इनपुट्स के लेवल पर उत्पादन का अनुमान लगाना, ठीक है। और उत्पादन फलन जो है वो, अब आपको जब उत्पादन फलन मालूम चल जाता है तो आपको ये मालूम चल जाता है कि हमको इतना इतना उत्पादन जो है प्राप्त होने वाला है। अगर हम इतना इतना इनपुट यूज़ करेंगे तो हमें इतना इतना उत्पादन प्राप्त होने वाला है। अब हम कितना वास्तव में उत्पादन करेंगे ये डिपेंड करेगा हमारी लागतों के ऊपर कि उस मतलब इनपुट की हमारी लागतें क्या हैं, ठीक है। और लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन एक होता है, यानी फर्म कोशिश करती है कि कम से कम लागत पर उत्पादन करे ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके, ठीक है। या वो दिए हुए रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है कमा सके। वो तभी कमा पाएगी जब उसकी लागतें जो हैं वो कम होंगी। तो इस लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन को जानने के लिए ये सम उत्पाद वक्र की धारणा जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए हमें ये भी पढ़ना है कि सम उत्पाद वक्र जो है वो क्या होते हैं। एक निगाह इसके ऊपर उत्पत्ति ह्रास नियम। उत्पत्ति ह्रास नियम ये कहता है कि यदि हम उत्पादन के साधनों में लगातार वृद्धि करते जाएं तो हमें क्या होता है, एक सीमा के बाद उन उत्पादन के साधनों से घटते हुए प्रतिफल प्राप्त होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन, इसे कभी कभी क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन, ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्शन या सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम। ये सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम ये बताता है कि हमें उत्पत्ति जो है एक निश्चित सीमा के बाद भी अगर हम अपने उत्पादन साधनों में वृद्धि जारी रखते हैं कुछ साधनों को स्थिर रखते हुए, ठीक है,
तो जो साधन को बदला जा रहा होता है, जो साधन को वैरी किया जा रहा होता है, जिसको परिवर्तित किया जा रहा होता है, तो उन परिवर्तनशील साधनों की वजह से हमको जो उत्पत्ति मिलती है वो आखिर में अवश्य ही घटती हुई होती है। ठीक। और इसके लिए मैंने एक चीज़ आपको एक ग्राफ खींच के बताया था कि ये मान लीजिए फर्म का प्रोडक्शन का ग्राफ है। तो जैसे ये जो है वो फर्म प्रोडक्शन कर रही है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो शुरू में हो सकता है वो मतलब प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़े, लेकिन कुछ समय के बाद प्रोडक्शन जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये आपका जो है वो एवरेज कास्ट का कर्व है, ये इस तरीके से इसको काट करके निकलेगा। ठीक है। और ये जो है आपका मोड़ का बिंदु कहलाएगा। इस मोड़ के बिंदु के बाद क्या होगा, उत्पादन के बढ़ने की दर जो है वो कम हो जाएगी। और ये जो बिंदु है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो है, इस जीरो वाले बिंदु के ऊपर टोटल प्रोडक्शन भी जीरो हो जाएगा और यहाँ से ये नीचे गिरने लगेगा। ठीक है। ये कल मैंने बताया था, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन है। एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन में ऐसे संबंध समझ लो कि जैसे मान लो एक चील है, ठीक है ना, एक चील है ए और एक चील है बी। ठीक। ये बी चील जो है वो ज़्यादा तेज़ी से उड़ती है और इसके अंदर ज़्यादा ऊंचा उड़ने की कैपेसिटी है। ठीक। और इसी तरीके से ज़्यादा नीचे भी उड़ सकती है। तो क्या होता है, ये चील ए चील जो है वो ऊपर की ओर उड़ना शुरू करती है, इसको देख के ये भी ऊपर की ओर उड़ना शुरू करती है। ठीक है। अब ये भी उड़ रही है, ये भी उड़ रही है, ये भी उड़ रही है। फिर क्या होता है, ये यहाँ पे है कहीं पे। अब ये देखता है कि इसकी रफ्तार अब कम हो रही है ए वाले की। ठीक है। अब जैसे मान लो इसकी रफ्तार कम हो रही है, तो अब इसको अंदाज़ा लग जाता है कि ये जो है अब यहाँ से नीचे जाएगी। तो ये इससे पहले कि ये यहाँ से नीचे जाए, ये इससे भी ज़्यादा तेज़ी से नीचे आ जाती है। ठीक है। और ये फिर नीचे आती रहती है, लेकिन धीरे धीरे नीचे आती रहती है। तो ये क्या है, एवरेज प्रोडक्शन, और ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन। ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्शन जब बढ़ेगा तो एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, और जब घटेगा तो एवरेज प्रोडक्शन से ज़्यादा तेज़ी से घटेगा। ठीक। और जहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन का हाईएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर उसे काट करके नीचे निकलेगा, और इस हाईएस्ट पॉइंट के ठीक ऊपर होगा टोटल प्रोडक्शन में जो हमें दिखाई पड़ेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी मोड़ का बिंदु। यहाँ से टोटल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी की दर जो है कम होती चली जाएगी। ठीक है। अगर हम एक वो लें, क्या बोलते हैं उसे, बल्कि सॉरी, मोड़ का बिंदु तो यहीं पे आ जाएगा। ये यहाँ पे अगर आप एक वो खींचोगे स्पर्श रेखा यहाँ से, ठीक, इस स्पर्श रेखा के बाद इसका ढाल जो है स्पष्ट रूप से यहाँ से गिरने लगेगा। ये है यहाँ पे। ठीक है। तो ये भी बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब आप प्रोडक्शन को समझोगे, हम जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारे रेवेन्यू आते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन को जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम प्रोडक्शन के बिहेवियर को नहीं समझेंगे तो हम अपने रेवेन्यू के बिहेवियर को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। जैसे कल मैंने एक टेबल बनाई थी। अब मान लो वस्तु की कीमत है, ठीक, वस्तु 10 रुपये की कीमत पे बिक रही है, वस्तु की कीमत है 10 रुपये कीमत पे बिक रही है। कल मैंने एक टेबल बनवाई थी। उस टेबल के हर पॉइंट में 10 रुपये का गुणा कर दो, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू
और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, अगर जो है वो आपको 10 रुपये उसकी वो फिक्स है कीमत, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो किस तरीके से रेवेन्यू में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको अपने रेवेन्यूज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको तभी पता लगेगा कि आप लाभ हैं या हानि में हैं, जब आपको ये पता चलेगा कि आपने जो चीज़ें बेच रहे हैं उनको बेचने के बाद कितना पैसा आपको आ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए, जो आप मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको बनाने में आप खर्चा कितना कर रहे हैं। यही दो चीज़ें तो चाहिए आपको अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, कि आपकी इनकम क्या और आपके खर्चे क्या हैं। तो इनकम निकलेगी कहाँ से, प्रोडक्शन से, ठीक है ना, और खर्चे निकलेंगे कहाँ से, लागतों से, ठीक है ना, वो कॉस्ट से निकलेंगे। तो इसलिए कास्ट और रेवेन्यू दोनों को ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपने प्रोडक्शन को उसके एक ऑप्टिमम पॉइंट को निकाल सकें कि किस पॉइंट पे ऑपरेट करना हमें जो है वो ज़्यादा फिजिबल रहेगा। क्योंकि होता ये है कि धीरे धीरे आपकी लागतें बढ़ती जाती हैं, ठीक है, और आपको मिलने वाला पैसा कम होता जाता है। तो कहाँ पे बैलेंस होगा वो, ठीक है ना, आप उसी पॉइंट तक जाकर के प्रोडक्शन करते हो। तो अभी खैर हम इतना आगे नहीं जा रहे, हमने कहा हम चर्चा करेंगे आज इस बात की कि उत्पत्ति ह्रास नियम समोत्पाद वक्र क्या है। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है समोत्पाद वक्र। अभी तक मैंने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा है, ठीक है, इसलिए आप मान के चलें कि आपको अभी 1 घंटा बैठना पड़ेगा कम से कम, ठीक है। देखिए, आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़े, ठीक है, तटस्थता वक्र एनालिसिस पढ़ी। तटस्थता वक्र में क्या होता था, तटस्थता वक्र में क्या होता था, दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई, ठीक, उनके ऐसे कॉम्बिनेशन जो उपभोक्ता को एक बराबर संतुष्टि देते हैं, ठीक है, यानी जिसके ऊपर उनका संतुष्टि का स्तर फिक्स है। तो ये क्या है, ये कहलाता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। अब देखो, हम संतुष्टि को देख तो सकते नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे संतुष्टि की बजाय कह दें कि उत्पादन के 2 साधन, जैसे मान लो हमने मान लिया लेबर और कैपिटल, ठीक है, लेबर और कैपिटल जो है वो 2 साधन हैं, और वो हमको क्या कर रहे हैं कि एक बराबर उत्पादन दे रहे हैं। अगर आप क्या करते हो, इतनी कैपिटल लगाते हो, ओ के कैपिटल लगाते हो और ओ एल लेबर लगाते हो, तो उससे आपको जो उत्पादन प्राप्त होता है, अगर आप ओ के डैश कैपिटल लगाओगे और ओ एल डैश लेबर लगाओगे, तो इस वक्र के हिसाब से आपको जितना उत्पादन यहाँ पे प्राप्त हो रहा था उतना ही उत्पादन यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये कॉम्बिनेशन ले लो, ओ के डैश कॉम्बिनेशन और ओ एल डैश कॉम्बिनेशन, यानी उत्पादन साधनों के वो कॉम्बिनेशन जो उत्पादक को एक स्थिर उत्पादन प्रदान करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन है, ठीक है, जो 2 आदमियों का काम करती है, ठीक। एक मशीन जो है इज इक्वल टू है 2 मैन, ठीक, एक मशीन है 2 आदमी के बराबर काम करती है। अब देखो,
चाहे मैं 20 मशीनें लगाऊं, ठीक, मान लो 20 मशीनें, एक मशीन जो है वो 200 पीस बनाती है, यानी एक आदमी एक पीस बनाता, ठीक है, एक मशीन 200 पीस बनाती किसी चीज़ के, ठीक। अब मैंने 20 मशीनें लगाई और कोई आदमी नहीं लगाया, तो मुझे कितने मिले, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 200 गुणा 20, 4000 का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। 4000 पीस बनना है किसी भी चीज़ के। मैंने क्या 20 मशीनें लगाई हैं, हर मशीन 200 का प्रोडक्शन करती है। फिर मैं क्या करता हूँ कि इन मशीनों की संख्या कम कर देता हूँ, ठीक है, 15 कर देता हूँ मान लो। अब यहाँ पे जब मैंने 15 मशीनें कर दी तो कितना हो गया, 15 दूनी 30, 3000 पीस बने। अगर मुझे इतने ही पीस चाहिए तो मुझे 10 आदमी और रखने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने 10 आदमी रख दिए, इन्होंने 10 गुणा 10 100 पीस इन्होंने, 1000 पीस इन्होंने बनाए और 15 गुणा 200 यानी 3000 पीस इन्होंने बनाए, तब भी कितना प्रोडक्शन मिला, 4000, ठीक है। या फिर मैंने कहा कि भाई इसे और नीचे करो, इसे ऐसा करो 12 मशीन कर लो, ठीक है। अब 12 मशीन, 12 दूनी 2400, ठीक, 2400 पीस बनाए इन्होंने। अब अगर हमें 4000 ही चाहिए प्रोडक्शन, तो हम कितने आदमी को और रखेंगे, अब 1600 का और चाहिए ना, 2400 तो यही बना रही है मशीन, 2400 पीस, 1600, एक आदमी 100 ही का प्रोडक्शन तो करता है, एक आदमी 100 का प्रोडक्शन कर रहा है ना, तो 16 आदमी नहीं रखोगे, ठीक है। 16 आदमी मिलके 1600 का प्रोडक्शन करेंगे और ये मिलके 2400 पीस बनाएंगी, तब भी हमें प्रोडक्शन कितना मिलेगा, 4000, ठीक। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा इसे मशीनें और कम कर लो, 8 मशीनें कर लो, इसका मतलब 1600 ये बना रहे हैं, ठीक, और हमें 4000 का ही प्रोडक्शन करना चाहिए, मतलब तो हम कितने आदमी बढ़ाएंगे, अब 24 आदमी कर देंगे इसे, 2400 पीस ये बनाएंगे। भाई ये बनाता है 100 पर पीस और ये बनाता है 200 पर पीस, ऐसे समझो ना, ठीक है ना। मशीन बनाती है 200 पर पीस और आदमी बनाता 100 पर पीस। तो अगर हमने मशीनों की संख्या कम करते जा रहे हैं तो आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हमारा प्रोडक्शन उतना ही रहे, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई ऐसा है कि हम 4 ही मशीनें लगाएंगे, तो हमें 32 आदमी रखने पड़ेंगे, तब भी हमें 4000 मिलेगा, ठीक है। हमने कहा हम कोई मशीन नहीं लगाएंगे, तो हमें 40 आदमी रखने पड़ेंगे, तब भी 4000 का प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक। तो ये क्या है, ये है एक आइसोकेंट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, समउत्पाद वक्र। ये समउत्पाद वक्र, ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, यानी एक अक्ष के ऊपर अगर हम ले लें नंबर ऑफ मशीन, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, बल्कि हमें तो 20 चाहिए ना, थोड़ा बढ़ा लो इसे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक। यहाँ कर लो 5
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। इस अक्ष पे आप रख लो आदमी और इस अक्ष पे रख लो मशीन। ठीक है, अब इन्हें ड्रॉ करना शुरू करो। क्या है? 20 आदमी, 20 मशीन और 0 आदमी। ये है मशीन। ठीक, 20 आदमी और यानी ये यहां पे रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहा 15 मशीन और 10 आदमी, यानी 15 मशीन और 10 आदमी यहां पे रहा। ठीक, तीसरा रहा 12 मशीन और 16 आदमी, 12 मशीन और 16 आदमी ये रहेगा। ठीक है, फिर 8 मशीन और 24 आदमी, 8 मशीन और 24 आदमी, 4 मशीन और 32 आदमी, 4 मशीन और 32 आदमी। ठीक है, और उसके बाद 0 मशीन और 40 आदमी। यानी इनको अगर हम मिला दें तो ये वक्र ऐसा बिल्कुल सीधी लाइन इसलिए आई है, ये सीधी लाइन आई है। ठीक है ना, सीधी लाइन नहीं होती है। ठीक, ये सीधी लाइन इसलिए आई है क्योंकि हमने ये मान लिया है कि मशीन जो है आदमी को पूरी तरीके से रिप्लेस कर सकती है। एक मशीन 2 आदमियों को रिप्लेस कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या है? परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड्स, उस तरीके का उदाहरण है, इसलिए इसमें ये लाइन बिल्कुल सीधी आई है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये ना देख रहे हो, इसको आप यहाँ कहीं देख रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लो ये एक मशीन दिखा रहा है 20-0, ये दिखा रहा है 15-10 का कॉम्बिनेशन, ये दिखा रहा है 12-16 का कॉम्बिनेशन। ठीक, फिर एक और है कॉम्बिनेशन, ये दिखा रहा 8-24 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ये दिखा रहा 4-32 का कॉम्बिनेशन। मान लो ये वक्र हमें इस तरीके से प्राप्त होता। ठीक, तो ये वक्र जो है हमें क्या बताएगा? ये वक्र ये बताएगा कि चाहे हम 15 मशीनें और 10 आदमी रख लें, या 12 मशीनें और 16 आदमी रख लें, या 8 मशीनें और 24 आदमी रख लें, या 4 मशीनें और 32 आदमी रख लें, इन सब से हमें एक बराबर प्रोडक्शन प्राप्त होगा। ठीक, और वो प्रोडक्शन कितना है? यहाँ पर 4000। तो हमने यहाँ पे लिख दिया I 4000। ठीक, इसका मतलब ये 4000 के प्रोडक्शन के लेवल को ये वक्र दिखा रहा है। ठीक, तो इसे कहते हैं आइसोक्वेंट। आइसोक्वेंट उत्पादन साधनों के उन समस्त कॉम्बिनेशंस को दिखाता है जिससे हमें एक बराबर उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, अब इन सारे कॉम्बिनेशन से हमें एक ही बराबर उत्पादन मिल रहा है। ठीक, इस लाइन पे हम कहीं भी चले जाएं हमें उत्पादन इतना ही मिलेगा। ठीक है, मैं टाल दूं इसे? ये जो पीछे बैठे बच्चे हैं, अब मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारा नाम क्या बेटा? खड़े हो जा रहे हैं। हाँ, कितनी क्लास कर ली आपने? बस, चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, पढ़ने में ध्यान दो। तो ये जो चीजें दिखा रहे हैं ये हमें ये बताता है कि इस तरीके से आइसोक्वेंट्स होते हैं। ठीक है, आइसोक्वेंट इस तरीके से होते हैं। अब मैं
ये टेबल उबल खींच के नहीं बताऊंगा, अब मैं आपको सीधे जो है वो वक्र से ही बताऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, मान लीजिए ये एक आइसोक्वेंट है, ठीक है। इस आइसोक्वेंट के इस बिंदु पे आप हैं जहां पे आपने OL लेबर लगा रखी है और OK कैपिटल लगा रखी है, ठीक है। आप इस बिंदु से इस बिंदु पे आना चाहते हैं, ठीक है। आप ये चाहते हैं आप इस बिंदु से इस बिंदु के ऊपर आ जाएं, तो क्या होगा? आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी? OK डैश, और लेबर कितनी हो जाएगी आपकी? OL डैश, ठीक है। दिख रहा? तुम इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, ठीक है। OL डैश, ठीक।